बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस भी कह सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। Actually, sentence is one of the basic units of English language. That is the reason we should understand its all basic structures so that we can make it easy to understand and work out. हम इसको वर्क करने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके तमाम पार्ट्स को समझें, क्योंकि ये बार बार सबसे छोटे यूनिट्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनमें से ये एक है। इसको तफसील से समझना, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसका एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे ये बनता है और तमाम इनके एलिमेंट्स जो हैं उनका इसके अंदर करैक्टर क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। इसका लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन प्रॉपर अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेंटेंस। 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज का बामकसद और बातरतीब मजमुआ सेंटेंस कहलाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा, इसके अंदर एलिमेंट शामिल होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, सम टाइम्स इसके अंदर प्रीपोजिशंस भी आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है और एंड पर हम कुछ साइन डालते हैं। फुल स्टॉप डाल सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल सकते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल सकते हैं, तो एंड पर कोई साइन आता है। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट एलिमेंट्स का ये एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके इस्तेमाल के बगैर हम सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बना सकते। तो वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और साइन, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट फाइल, वर्ब काम, साइन अलामत, ये 3 चीज़ें जो हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीशन के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी मिस हो जाएगा, वर्ब ना हो या सब्जेक्ट ना हो, तो सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब का होना भी लाजमी है, सब्जेक्ट का होना भी लाजमी है और एंड पर कोई साइन डालने लाजमी है, तब भी जाके कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस हम बना पाएंगे। इनमें से एक भी चीज़ मिस करेंगे तो हमारा वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा, वो सेंटेंस ही नहीं होगा। इसलिए इन तीनों का होना बेहद ज़रूरी है। किन किन का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड साइन, तीनों का होना बेहद लाजम है। हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशंस और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं, बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये आ जाएंगे तो फ़िक्र को निखारेंगे, उसके मीनिंग में इजाफा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी आएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। इनके इस्तेमाल के बगैर भी सेंटेंस बन जाएगा। आ जाएंगे तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन तीनों के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। तो अब हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1 कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं अ डूअर, अ परफॉर्मर, अ वर्कर, फिक्रे के अंदर काम करने वाला, सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इसमें कौन सब्जेक्ट है? हम, क्योंकि हो रहा है लुत्फानंदोज होना मौसम से, तो हम कर रहे हैं। वो मेरा इंतज़ार कर चुके थे, इसमें काम हो रहा है इंतज़ार करने का। कौन कर रहा था? वो। तो पहला वर्ड वो जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। जानवर चरागाह में चर रहे हैं, तो इसमें जानवर जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। पाकिस्तान मैच जीत चुका था, इसमें पहला वर्ड पाकिस्तान जो है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ दरिया में सैलाब आ चुका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दरिया नहीं है बल्कि इसमें सैलाब है। इस तरह मैं कहता हूँ चूल्हे से धुआं उठ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट दरिया नहीं, चूल्हा नहीं है, बल्कि इसके अंदर धुआं है। क्योंकि मोस्ट ऑफन ये होता है, ज़्यादातर ये होता है कि जो उर्दू के अंदर पहला वर्ड होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होता है अमूमी तौर पर, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है। असल में हमें ये देखना है कि इसके अंदर काम कौन कर रहा है। पहले मैंने सेंटेंस बोले 4, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है, पहला वर्ड पाकिस्तान था और वही सब्जेक्ट था, वही काम कर रहा था। मैंने कहा वो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, काम आ रहा था इंतज़ार करने का, और पहला वर्ड वो था तो वो सब्जेक्ट था। लेकिन जब मैंने कहा दरिया में सैलाब आ चुका था, तो इसमें पहला वर्ड दरिया है, लेकिन दरिया इसमें कोई काम नहीं कर रहा। इसमें काम कौन कर रहा है? सैलाब। सैलाब आ रहा है, तो काम सैलाब कर रहा है, तो सैलाब इसमें सब्जेक्ट कहलाएगा। इस तरह मैंने कहा कि चूल्हे से धुआं उठ रहा है, इसमें पहला वर्ड चूल्हा है, लेकिन चूल्हा इसमें कोई काम नहीं कर रहा, तो इसलिए चूल्हा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि चूल्हा इसमें ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में कौन सा है? धुआं। धुआं उठने का काम कर रहा है, चूल्हा पे जगह पर है, धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठने का काम कर रहा है, तो धुआं इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये था हमारे पास सब्जेक्ट। फिक्रे में काम करने वाला अल्फाज जो होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं।
नेक्स्ट इज हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मुममी तौर पर इसका मतलब लिया जाता है कि हेल्प वर्ब, जो वर्ब की मदद करें उनका हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऑल द वर्ड्स दैट वी यूज टू recognize any tense, वो तमाम अल्फाज जो टेंस को पहचानने में हमारी मदद करें वो हमारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। देयर आर मैनी हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर यह कहा जाता है कि वो तमाम अल्फाज जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करें, वर्ब की मदद करें, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल द वर्ड्स दैट यूज टू रिकग्नाइज एंड टेंस, वो तमाम अल्फाज जो टेंस को पहचानने में हमारी मदद करें। क्योंकि अगर हम टेंसेस को इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, तो वहाँ पे तो हम ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, आए तो नहीं करेंगे ना, हम उर्दू में उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। अगर हम प्योरली इंग्लिश के अंदर टेंसेस को पढ़ें तो हम कैसे पहचानते हैं? हैज़ और हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इज, एम, आर है तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज, वर यूज हो रहा है कहीं पर तो इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, विल, शैल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, डू, डज है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम हेल्पिंग वर्ब से हमेशा टेंस पहचानते हैं। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थे। उसके बाद हम आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? एक्चुअल वर्ब, एक्चुअल वर्ब जो असल में काम हो रहा है, एक्टिविटी। ऑल द वर्ड्स दैट शो द एक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट, वो तमाम अल्फाज जो टेंस किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, परफॉर्मर है, उसकी परफॉर्मेंस शो कर रहे हो, एक्टिविटी, वर्क, टास्क या परफॉर्मेंस कह लें, वो तमाम अल्फाज जो काम करने वाले के काम को ज़ाहिर करें। एक्चुअल वर्ब जो काम है उसको हम वर्ब कहते हैं। एक्चुअल वर्ब काम को हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। जैसे बहुत सारे काम हैं, उठना, बैठना, सोना, जागना, रात, सारे वर्ब हैं। मतलब हम पैदा हो जाते हैं तो मरने तक इंसान हर वक्त किसी ना किसी वर्ब की हालत में होता है। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ वर्ब। हर चीज़ वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो ये हमारा वर्ब है और हर वर्ब की आमतौर पर 4 फॉर्म पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ इनके अंदर होती हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? All the words that show the direction or position of a noun. Show the direction, position of a noun. हम इस सेंस में कह सकते हैं सब्जेक्ट जो काम करने वाला या कोई नाउन जो है सेंटेंस में, जिसको हम नाउन इस्तेमाल करें या काम करने जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करें, वो तमाम अल्फाज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बाय, ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशन। हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। हम कहते हैं ही कम्स टू स्कूल, वो स्कूल आता है। ही कम्स फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आता है। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं, ही कम्स स्कूल, ही कम्स टू स्कूल, वो स्कूल आता है। अगर हम टू खत्म कर दें और लगा दें फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आता है। टू जाने को शो कर रहा है, फ्रॉम आने को शो कर रहा है। मतलब ये कि ये प्रीपोजिशंस होते हैं, ये हमेशा नाउन की डायरेक्शन को, पोजीशन को शो करते हैं कि कौन कहाँ पे है। और लास्ट वन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, वो चीज़ जिसके लिए हमारा टारगेट हो। टारगेट, एम, डेस्टिनेशन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा टारगेट है, हमारा एम है, हमारी डेस्टिनेशन है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। यह काम करने वाला सब्जेक्ट काम करने वाला है, वर्ब इसमें काम हो रहा है। और ये जो काम करे किसके लिए काम कर रहे हैं, काम करने का मकसद क्या है उनका, वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए काम किया जा रहा। द वर्ड्स फॉर विच अ सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एनी टास्क, वो चीज़, वो नाउन जिसके लिए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर
काम परफॉर्म कर रहा हो, काम कर रहा हो, वो हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं, इसमें कहा ही कम्स टू स्कूल, अब इसमें ही सब्जेक्ट है, कम्स इसमें वर्ब है, ये इसमें प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, जो कि शो कर रहा है कि इसका इनके आने का मकसद क्या है, इनके आने की मंजिल क्या है। तो उनके आने का मकसद, उन्हें आने की जो मंजिल है वो स्कूल है। तो स्कूल जो वो नाउन है जिसके लिए ये ही जो काम कर रहा है आने का। तो काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हो रहा होगा वर्ब, जिसके लिए काम हो रहा होगा या जो काम करने का मकसद होगा वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब वो अल्फाज होते हैं जो नाउन टेंस को पहचानने में मदद करते हैं, इज, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और प्रीपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की सिमत को ज़ाहिर करें, वो हमारे कहलाते हैं प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।